हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 23 अगस्त के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, डेली बेसिस पे आते हैं तो आप लोग को जरूर कवर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बताना चाहूँगा आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, मिनी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। तो जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि जिनका भी आने वाले 9 सितंबर को आर एडवोकेट जनरल का मेंस है या 11 से 15 सितंबर के बीच में FRO का मेंस है, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की PDFs को रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे लेने के लिए भी आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और एक डेली MCQ प्रैक्टिस ग्रुप भी चल रहा है, तो जहाँ पे डेली MCQs आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और जो आपके स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, उन सभी सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स भी आते हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स के MCQs भी आते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 23 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है चिलानम के टेट्रापोड बेस्ड सी वॉल से। पहले आप ये देख लीजिए कि क्या चीज़ है। ये एक सी वॉल है, यानी कि समुद्र का पानी आ जाता था पहले शहर के अंदर या गांव के अंदर। तो समुद्र के पानी को रोकने के लिए कि जिससे समुद्र का पानी शहर के अंदर ना आए या गांव के अंदर ना आए, तो समुद्र के किनारे इस तरह से एक वॉल बना दी गई है, दीवार बना दी गई है। तो पानी इससे टकराता है समुद्र का जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा केरला में, और वो पानी अंदर की तरफ नहीं आता है। तो देखें तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स चिलानम, जो कि एक कोस्टल विलेज है केरला के एर्नाकुलम में, would unfailingly hit the headlines during the monsoons for massive sea incursion and widespread destruction of homes। तो हमेशा से ऐसा हो रहा था पिछले कुछ सालों से। अगर हम देखें तो जो चिलाना में एक जगह है केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, तो वो हर साल मानसून के दौरान एक हेडलाइन बनाता था न्यूज़पेपर में, क्योंकि वहाँ पे समुद्र का पानी जब मानसून के दौरान पे बहुत ज़्यादा जो समुद्र है वो उफान पे होता है, तो हमेशा जो समुद्र का नमकीन पानी है वो गाँव के अंदर आ जाता था और वहाँ पर जितने भी खेत वगैरह हुआ करते थे उन सबको ख़राब कर देता था, क्योंकि वहाँ पर जो नमकीन पानी है समुद्र का वो आ जाता था। However, this monsoon, despite heavy spells of rain slashing Ernakulam district from May, Chinalam has remained largely unaffected thanks to the construction of a new tetrapod-based seawall। इस साल भी देखा जाए तो पिछले दिनों ये न्यूज़ भी आ रही थी केरला के लिए कि केरला जो है उसमें वापस से हो सकता है कि जैसे 2018 के फ्लड्स आए, 2019 के फ्लड्स आए, वो आ सकते हैं। तो वापस से केरला में इस बार बहुत बारिश हुई, एर्नाकुलम ज़िले में भी खूब बारिश हुई, लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जिससे पिछले सालों से वहाँ के जो लोग थे वो जूझ रहे थे। इस बार जो टेट्रापोड बेस है, टेट्रापोड का मतलब हुआ कि एक के 4 पैर हैं। देखिए ये 4 पैरों पे है, एक 3 पे ये होगा और एक ऊपर दिख रहा है हमें ये, तो 4 पैर पे बेस्ड ये एक टेट्रापोड हैं। तो वो रखे गए हैं वहाँ पे, पूरी दीवार बना दी गई है जिससे कि वहाँ पर पानी अंदर नहीं आया है। तो पहले क्या हुआ करता था अगर हम देखें तो व्हाट यूज टू हैपन बिफोर, तो पहले जो एक कन्वेंशनल सी वॉल थी चिनालम की, वो पहले एक नॉर्मल एक सी वॉल बनाई गई थी, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, पानी आ जाता था। दिस ट्रिगर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोटेस्ट कैंपेन्स। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ कि सरकार कुछ करे। 1000 दिन से ज़्यादा चल रहा था वहाँ पे। कोस्टल इरोजन विच इंटेंसिफाइड आफ्टर साइक्लोन ओखी इन 2017। जब 2017 में साइक्लोन ओखी आया, उसके बाद जो कोस्टल इरोजन था कि कोस्टल का जो कटाव है, समुद्र तट का जो कटाव है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर साइक्लोन तोकते आया पिछले साल, और उससे कई ज़्यादा जो रेसिडेंट्स थे, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, वो रिलीफ कैंप में रहने पे मजबूर हो गए। तो अब सी वॉल प्रोजेक्ट के क्या कॉन्टूवर्स अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेट्रापॉड बेस्ड सी वॉल फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर द 344 करोड़ कोस्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो कोस्टल को कंजर्वेशन करने के लिए, जो कोस्ट है, समुद्र तट है, उसकी संरक्षण के लिए 344 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन चिलानम। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है पीपल्स कैंपेन टू रिबिल्ड केरला। देखिए केरला को दोबारा खड़ा करने के लिए एक पीपल का कैंपेन चल रहा है, लोगों का एक कैंपेन चल रहा है। द फर्स्ट इज़ द फ्लाउटिंग ऑफ लोज। अब देखिए बात यह है कि केरला में जो 2018 में फ्लड्स आए, 2019 में फ्लड्स आए, 2020 में आए, तो ये फ्लड्स क्यों आए, ये इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो डेल्यूज आया है वो क्यों आया, उसके पीछे कारण क्या है। तो पहला कारण है फ्लाउटिंग ऑफ लॉज, यानी कि जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। हैव बीन इस्टेब्लिश टू सेफगार्ड नेचुरल कैपिटल। तो जो नेचुरल कैपिटल थी वहाँ पे, यानी कि प्राकृतिक जो पूंजी थी, उसको बचाव के लिए जो कानून बनाए गए थे उन सबकी धज्जियाँ उड़ा दी गई, उन सबको किसी को भी नहीं माना गया।
Shah Commission inquiring into illegal mining in Goa observes that mining beyond permissible limits has caused serious damage to water resources, agriculture and biodiversity। तो शाह कमीशन भी बिठाया गया था कि गोवा के अंदर, गोवा की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है कि गोवा जो है वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है और केरला में भी वेस्टर्न घाट्स है। तो यानी कि वेस्टर्न घाट्स में अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो उसके वजह से पूरे के पूरे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये देखा गया था शाह कमीशन के द्वारा कि गोवा के अंदर एक जो परमिसिबल लिमिट थी उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे इलीगल माइनिंग हुई है। तो जब इलीगल माइनिंग हुई है तो उसके वजह से जो वहाँ के पानी के रिसोर्सेज थे उन पर भी प्रभाव पड़ा है, एग्रीकल्चर पे भी प्रभाव पड़ा है और बायोडाइवर्सिटी पे भी प्रभाव पड़ा है। सेकेंड, वी हैव बीन इग्नोरिंग सीरियस डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके वजह से जो इंसान है उसकी हेल्थ पे और उसके एम्प्लॉयमेंट पे भी प्रभाव पड़ा है। इन द केस ऑफ द प्लाचीमादा पंचायत इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है, ओवर यूज एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय द कोका कोला फैक्ट्री हैज़ रिजल्टेड इन लॉसेज टू द ट्यून ऑफ ₹160 करोड़। तो केरला के अंदर पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में कोका कोला की फैक्ट्री लगाई गई थी कुछ टाइम पहले, उसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत लॉस हुआ है 160 करोड़ से ऊपर रुपए का। तीसरा आता है कि साइंटिफिक नॉलेज और एडवाइस की कमी रही है हमेशा, और अगर मिली है तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया है, उसको नहीं माना गया है। इन द केस ऑफ द प्रपोज्ड अथिरापल्ली, यहाँ पे अथिरापल्ली अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक फॉल है केरला के अंदर, लेकिन उसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है जिसका सभी लोगों ने विरोध किया है। चौथा है वहाँ पे सोशल कैपिटल जो है यानी कि सामाजिक पूंजी जो है उसका इरोजन हुआ है, यानी गंभीर क्षरण हुआ है। नेक्स्ट गवर्नेंस की न्यूज़ आती है GS2 से। सरकार का कहना यह है कि वो पब्लिक ग्रीवेंसेस को देखने के लिए, यानी कि लोगों की शिकायतों के लिए जो डेलीज आते हैं, यानी कि जो डेली अखबार आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, उनकी मदद लेंगे। यानी कि लोग बाग जो हैं वो अपनी शिकायतें सरकार को तो करते ही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और जो अपनी शिकायतें अखबार के थ्रू देते हैं तो अखबारों को भी डेली बेसिस पे देखा जाएगा जिससे कि जो उनकी शिकायतें हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने इन्फॉर्म किया है एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। तो इस पर एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बनाने की बात की जा रही है टू ऑटोमेटिकली रजिस्टर ग्रीवेंसेज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। तो यानी कि ऑटोमेटिकली जो न्यूज़पेपर्स में ग्रीवेंसेज यानी कि जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं वो शिकायतें ऑटोमेटिकली दर्ज कर दी जाएं इस पोर्टल पे, जिससे कि उन सभी शिकायतों पे काम किया जा सके, उनके निवारण के ऊपर काम किया जा सके। एंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो अखबारों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो शिकायतें होती हैं उनको दर्ज कर लिया जाए। ऑन द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो जो CP ग्राम्स है यानी कि सेंट्रलाइज्ड जो केंद्रीकृत एक पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीन है या मैकेनिज्म है, उस पर काम करने के लिए। CP ग्राम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है राउंड द क्लॉक ऑन ऑल डेज टू लॉज देयर ग्रीवेंसेस। तो यानी कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने बनाया है, कार्मिक जो मंत्रालय है उसने बनाया है, इसलिए कि जो लोगों की शिकायतें हैं तो CP ग्राम्स पे जो लोग हैं अपनी शिकायतें सातों दिन दे सकते हैं, 24 घंटे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने पार्लियामेंट्री पैनल को 2016 में बताया था कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मंत्रालय हैं, संगठन हैं या विभाग हैं, उनको कहा गया है कि आपके जो ग्रीवेंसेस कॉलम्स हैं, जो अखबारों में ग्रीवेंस कॉलम्स आते हैं, उनको डेली बेसिस पे देखा करें जिससे कि वहाँ पे जितनी भी शिकायतें हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट आता है कि जर्मनी की जो नदी है राइन नदी, तो उसमें पानी का लेवल अभी पिछले दिनों देखा गया है काफ़ी कम हो गया है। तो जर्मनी की नदी में जब पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया है तो उसके वजह से जर्मनी की इकनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वाटर लेवल्स ऑन द राइन रिवर आर वेरी लो बिकॉज ऑफ अनयूजुअली हॉट एंड ड्राई वेदर। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इस बार जर्मनी में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है, गर्मी पड़ी है, और जो राइन नदी है वहाँ की वो सूख गई है या बहुत कम जल स्तर रह गया उसका। तो जल काफ़ी कम होने की वजह से क्या प्रभाव पड़ा है वहाँ पे, तो जो राइन नदी पे पहले बहुत बड़े बड़े शिप्स चला करते थे, काफ़ी ज़्यादा सामान ले लेके चला करते थे, वो सामान अब लेके नहीं जा पा रहे हैं शिप। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा महंगा हो गया है, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो वस्तुएँ हैं, सामान हैं, उनकी कीमतों में भी उछाल आ गया है। तो वाई इज़ राइन रिवर शिपिंग इम्पॉर्टेंट, तो अब राइन नदी जो है वो स्विस एल्प्स से बहती है और नॉर्थ सी में जाती है वाया जर्मन इंडस्ट्रियल हर्टलैंड्स। द राइन इज़ अ मेजर रूट फॉर प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रेन्स टू केमिकल्स एंड कोल। अब चाहे गेहूँ हो, चाहे केमिकल हो, चाहे कोयला हो, सभी के लिए, सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो राइन नदी है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स इन नॉर्थ सी पोर्ट्स। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लिंक है, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स हों, चाहे ग्लोबल एक्सपोर्ट के टर्मिनल्स हों, जो नॉर्थ सी से जाते हैं
चाहे वहाँ पे रॉटरडैम का जो पोर्ट है नीदरलैंड्स के अंदर और चाहे एम्स्टरडैम का पोर्ट है। वाइल कैनाल्स एंड अदर रिवर्स लिंक द राइन टू द डेन्यूब, तो जो राइन नदी है उसको डेन्यूब नदी से मिला दिया जाता है और डेन्यूब नदी उसको ब्लैक सी तक ले जाती है, क्योंकि डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक सी में जाके मिलती है। तो यानी कि राइन नदी से शिप जो हैं नदियों के थ्रू या छोटी कैनाल्स के थ्रू डेन्यूब नदी में आ जाते हैं और डेन्यूब नदी से वो ब्लैक सी में भी आ सकते हैं। तो यानी कि इसके वजह से वो मेडिटेरेनियन सी में भी आ जाएंगे, यानी कि ब्लैक सी से वो फिर जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है उनको पार करते हुए वो इस्तांबुल से पार करते हुए ब्लैक सी में और मेडिटेरेनियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में भी आ सकते हैं। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर लेवल्स आर लो, अगर हम देखें तो जब पानी का लेवल गिरता है तो क्या होगा कि जो शिप होंगे वो ज़्यादा सामान नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान लेंगे उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेंगे। अब जब नदी में पानी का लेवल कम है तो क्या होगा, अगर ज़्यादा सामान रख दिया जाएगा तो शिप का जो तल है वो जो नदी का तल है उससे टकराने लगेगा और शिप बह नहीं पाएगा, यानी शिप आगे नहीं चल पाएगा। तो सम शिपर्स हैव सेड इन रिसेंट डेज दे वर लोडिंग अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द रेगुलर अमाउंट्स ऑफ फ्रेट ऑन टू शिप्स, यानी कि पहले अगर वो 400 किलो सामान रखा करते थे तो अब सिर्फ 100 किलो सामान रख रहे हैं अपने शिप में। शिपिंग कंपनीज कैन यूजुअली पास ऑन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कार्गो। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सामान पहले एक ही शिप पे आ जाया करता था अब वो सामान 4 शिप्स पे आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सामान को ढोने का जो कॉस्ट है, फ्रेट का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है और इसके वजह से ये जो कॉस्ट की जो कीमत, जो बढ़ी हुई कीमत है, ये किसके पास जाएगी, ये कस्टमर्स के पास जाएगी जो उस सामान को कंज्यूम करते हैं। तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका जर्मनी की इकोनॉमी पर अगर हम देखें तो शिपिंग बॉटलनेक्स आर अनदर ड्रैग ऑन द जर्मन इकोनॉमी, जो कि ऑलरेडी ग्रैपलिंग कर रही है हाई इन्फ्लेशन से। जर्मनी की इकोनॉमी जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो रशिया है वो गैस नहीं दे रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे सारी दिक्कतें चली रही हैं। इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है जो डिसरप्शन है राइन के शिपिंग पे कुड नॉक एज मच एज 0.5 परसेंटेज पॉइंट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर, तो यानी कि आधा परसेंटेज पॉइंट जो है, अगर हम 1% की ग्रोथ माने तो 0.5% की ग्रोथ कम होगी सिर्फ राइन नदी के अंदर पानी कम होने की वजह से। आप देख सकते हैं कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी 0.5% से कम हो जा रही है, प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जा रहा है एक नदी के पानी की वजह से, तो वो नदी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस देश के अंदर। द लो राइन वाटर लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कॉस्ट्स फॉर केमिकल कंपनीज सच एज BASF एंड कुड लीड टू प्रोडक्शन कट्स। कोल पावर प्लांट्स नाउ बैक इन फैशन। अब देखिए कोल पावर प्लांट्स अब दोबारा चलने लगे हैं जर्मनी के अंदर, क्योंकि नेचुरल गैस जो रशिया से आया करती थी अब उसकी कमी हो रही है, गैस नहीं आ रही है, तो पावर सप्लाई कैसे हो पाएगी। तो पावर सप्लाई करनी है अगर जर्मनी के अंदर, तो उसके लिए जो कोल पावर प्लांट्स जिनको बंद कर दिया गया था उनको दोबारा खोला जा रहा है। यूटिलिटी यूनिपर हैज़ वार्नड ऑफ आउटपुट कट्स एट 2 ऑफ इट्स प्लांट्स दैट मेक अप 4% ऑफ जर्मनीज कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। अब इस सिचुएशन को से उभरने के लिए क्या किया जा रहा है, तो कंपनीज आर शिपिंग मोर गुड्स बाय ट्रक और ट्रेन। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब शिप्स पे नहीं काम हो रहा है तो ट्रक से और ट्रेन से काम किया जा रहा है। जर्मनी प्लान्स टू गिव द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट एसेंशियल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन प्रायोरिटी ऑन द कंट्रीज रेल नेटवर्क। तो रेलवे नेटवर्क पे जो ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं जो देश के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की पहले ज़रूरत है उसको पहले प्रायोरिटी दी जा रही है और जिसकी बाद में ज़रूरत होगी उसको बाद में दी जाएगी। शिप बिल्डर्स हैव ऑल्सो बीन वर्किंग ऑन वेसल्स डिज़ाइन दैट कैन कॉप विद लो वाटर लेवल्स। तो शिप बिल्डर्स के सामने अब नई चुनौती है कि अगर पानी कम है तो काम कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि अगर पानी का लेवल कम होगा तो हम कैसे काम कर सकते हैं। इस तरह के शिप्स भी डिज़ाइन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स से। एक न्यूज़ आ रही है कैंटिलन इफेक्ट की, कि ये कैंटिलन इफेक्ट या कैंटिलॉन इफेक्ट क्या इफेक्ट है इकोनॉमिक्स में, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। द कैंटिलॉन इफेक्ट रेफर्स टू द आइडिया दैट चेंजेस इन द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी कॉजेज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेजिंग पावर। अब देखिए बात क्या है, कैंटिलॉन इफेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं, तो कैंटिलॉन कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं हम किसी अर्थव्यवस्था में, किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में पैसे की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ़ नोट्स हैं, उनको बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिस हिसाब से नोट्स बढ़ाए गए हैं उसी हिसाब से सभी लोगों की जो परचेजिंग पावर है, किसी वस्तु को खरीदने की शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। उनका कहना ये है कि जो नोट हैं वो कुछ ही लोगों के पास जा पाएंगे, बढ़ी हुई करेंसी कुछ ही लोगों के पास जा पाएगी और वही उसको खरीद पाएंगे। बाद में बहुत टाइम बाद जाके वो पैसा नीचे के लोगों तक पहुंच पाएगा। तो कैंटिलॉन इफेक्ट रेफर्स टू द आइडिया दैट चेंजेस इन दी मनी सप्लाई। अगर हम मनी की सप्लाई में, यानी कि जो रुपए हैं,
भारत की अगर हम बात करें, भारत देश को लें यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, तो भारत के अंदर अगर हम रुपयों की सप्लाई को बढ़ा दें या घटा दें किसी भी इकनॉमी में, इसके वजह से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो वापस से बंटवारा होगा परचेजिंग पावर में लोगों के बीच में, डिस्टर्ब्स द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके वजह से जो वहाँ पे गुड्स होंगी और सर्विसेज होंगी, जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, उनके दामों में डिफरेंस आ जाएगा, एंड लीड्स टू द मिस एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। और इसके वजह से जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ऐसी रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, उसमें मिस एलोकेशन होगा। द कैंटिलॉन इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर द 18th सेंचुरी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटिलॉन। तो रिचर्ड कैंटिलॉन के नाम पे इसको रखा गया है, जिन्होंने अपने आइडियाज़ को पब्लिश किया था 1755 में। एक किताब लाए थे वे, एस्से ऑन द नेचर ऑफ ट्रेड इन जनरल। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाई इकोनॉमिस्ट्स टुडे दैट एन इंक्रीज इन द ओवरऑल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी कॉज अ प्रोपोर्शनेट राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अब देखिए ये कहा जा रहा है, ये मुद्रास्फीति का यही कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। अगर मान लेते हैं किसी मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ती है, तो उसके वजह से जो उस जगह पे जो कुछ चीज़ों के जो दाम हैं वो भी बढ़ते हैं, एंड सर्विसेज ओवर द लॉन्ग रन। दिस इज़ इन लाइन विद द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये अपने आप में क्वांटिटी थ्योरी जो है मनी की, उसके साथ यही बात है कि अगर आप पैसे की सप्लाई बढ़ा देंगे किसी देश के अंदर, तो वहाँ पे जो सामान की जो पैसे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। मान लेते हैं कि अगर 100 किलो चावल है और सभी लोगों को ये 100 किलो चावल खरीदने हैं, तो अगर पहले लोगों के पास सिर्फ 100 ही रुपये थे और 100 किलो चावल खरीदने, इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो चावल 1 रुपये का मिलेगा। अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये होने पे और 100 किलो चावल खरीदने हैं, तो यानी कि एक किलो चावल 1 रुपये का। लेकिन अगर मेरे पास 1000 रुपये हों और मुझे यही 100 किलो चावल खरीदने हैं, यानी अगर मैंने पैसे की सप्लाई बढ़ा दी, 100 रुपये से 1000 रुपये कर दिए, चावल अभी भी 100 किलो ही हैं, चावल थोड़ी बढ़े हैं, पैसे की सप्लाई बढ़ी है। तो अब क्या हुआ है, अब 1 किलो चावल आपको 10 रुपये का मिलेगा। तो जो पहले 1 किलो चावल 1 रुपये का मिलता था, अब 1 किलो चावल 10 रुपये का मिलेगा। यानी 100 किलो चावल खरीदने के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी कि 1 किलो चावल 10 रुपये का पड़ रहा है। तो जैसे जैसे पैसे की सप्लाई बढ़ी है मार्केट में, उसी हिसाब से जो सामान की जो दर है, सामान की जो कीमत है, वो भी बढ़ गई है। सामान उतना ही रहा है, सामान चेंज नहीं हुआ है ना। चावल की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी पैसे बढ़ाने से, लेकिन अगर पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो उसी चावल को खरीदने के लिए जो आप पहले 1 रुपया दिया करते थे 1 किलो के लिए, अब उसी चावल को खरीदने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। सो इफ़ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी डबल्स, दिस शुड लीड टू अ रफ डबलिंग ऑफ प्राइसेस। अगर मान लेते किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई डबल कर दी जाए, तो क्या होगा, जो उस चीज़ के जो दाम थे वो भी बढ़ जाएंगे। वही एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 किलो चावल है और पहले 100 रुपये के मिला करते थे, अब इसको मैं डबल कर देता हूँ, 200 रुपये कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, अगर मनी सप्लाई डबल हो गई, 100 के 200 हो गए, तो अब क्या होगा, जो 100 किलो चावल है वो कितने के मिलेंगे, 200 रुपये के मिलेंगे। यानी कि जो पहले 1 किलो चावल 1 रुपये का मिलता था, अब 1 किलो चावल 2 रुपये का मिलेगा। तो यानी कि जो पैसे हैं वो भी डबल हो गए। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, मनी हैज़ लार्जली बीन कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल इन द सेंस दैट चेंजेस इन द सप्लाई हैव नो रियल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो सप्लाई की वजह से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वजह से फिर भी महंगाई का लेवल बढ़ जाता है। अगर ये पैसा, हम अब यहाँ पे ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो 100 रुपये हैं या 200 रुपये हैं, ये उस देश के अंदर अगर 100 लोग हैं, सबके हाथ में 1-1 रुपया हो, मान लेते हैं, या सबके हाथ में 2-2 रुपये हों। लेकिन अगर 100 आदमी हैं, 100 आदमी के पास में इन 200 रुपये में से 5 आदमियों के पास या 10 आदमियों के पास तो 160 या 170 रुपये हो जाए, और बाकी बचे हुए जो 90 आदमी हैं उनके पास बचे हुए 20 या 30 रुपये हों। अगर 170 रुपये 10 आदमियों के पास हो गए 100 में से, और बाकी बचे हुए जो 200 में से 30 रुपये बचे हैं, और ये बाकी के बचे हुए 90 लोगों के पास हों, तो अब इन 90 लोगों के लिए सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इन लोगों के लिए सामान खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। तो पैसे की सप्लाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बात यह है कि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसा हो रहा है, कि पैसा सभी को बराबर अमाउंट में मिल रहा है, या ऐसा है कि किसी के पास ये पैसा ज़्यादा अमाउंट में पहुँच गया और किसी के पास ये पैसा पहुँचा ही नहीं। तो कैंटिलॉन however noted that when money supply is expanded, the fresh money does not get evenly distributed across the economy। तो ये बहुत अच्छी बात कही कैंटिलॉन के द्वारा कि मनी सप्लाई जब बढ़ाई जाती है, मनी सप्लाई बढ़ गई है, एक्सपैंड हो गई है, तो जो फ्रेश मनी आई है वो ऐसा नहीं है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। द फ्रेश मनी इज़ रैदर इंजेक्टेड इनटू पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। पहले तो ऐसा होता है कि जो कुछ सेक्शंस हैं इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्शंस हैं, पहले तो वहीं जाता है। दस पीपल इन दीज सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी आर एनरिच्ड व्हेन कंपेयर टू पीपल इन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो उससे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर पैसा जाता है, तो वहाँ के तो लोग अमीर हो जाते हैं, वहाँ के लोगों के पास तो खूब पैसा आ जाता है, बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ के लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। When the money supply is expanded, the purchasing power of the people who first receive the freshly created money is enhanced at the cost of the rest of society। अब यानी कि जहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ी है जिस सेक्टर में,
वहाँ के लोगों के पास तो परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन बाकी सेक्टर के लोगों के पास परचेसिंग पावर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती। When the first recipients of freshly created money spend their money on certain goods and services, अब जब पहले जो जिनके पास पैसा पहुंचा वो खरीदेंगे चीज़ों को, उसके बाद ये पैसा जो है आगे इकोनॉमी में जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द फ्रेशली क्रिएटेड मनी टेक्स टाइम टू परकुलेट थ्रू दी वाइडर इकोनॉमी। अब यानी कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फ्रेश मनी आपने बनाई है, नया पैसा जो आरबीआई ने भरा, अगर हम भारत का एग्जांपल लें कि भारत का आरबीआई अगर नया पैसा इंट्रोड्यूस करता है भारत के अंदर, नए नोट लेके आएगा 2000 रुपये के या 500 रुपये के नए नोट आएंगे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में तो जल्दी चले जाएंगे, बाकी पूरे इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में भारत की पहुंचने में उसको समय लगेगा। नेक्स्ट आता है, भारत और यूएस की आर्मी ने एक स्पेशल एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसका नाम है एक्सरसाइज वज्र प्रहार। बस इतना ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है वो किस किस के बीच में होती है, वो भारत और यूएसए के बीच में होती है। इंडियन आर्मी जो है इंडिजिनस ड्रोन्स बनाने की बात की जा रही है भारत में, कि भारत में ही ड्रोन्स बनेंगे। तो इंडियन आर्मी का एक जो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है उसने एक MOU साइन किया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जिससे कि कोलैबोरेटरली वो काम करेगा रिसर्च करने में, डेवलपमेंट करने में, टेस्ट और मैन्युफैक्चर करने में ड्रोन्स को, कि आर्मी के लिए ड्रोन्स भारत में ही बनेंगे। नेक्स्ट आता है, इकोनॉमिक्स से न्यूज़ है कि 80% डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फेक करेंसी नोट्स, की जो फेक करेंसी नोट्स हैं उनकी वैल्यू में 80% से ज़्यादा डिक्लाइन आया है। द वैल्यू ऑफ काउंटरफिट का मतलब होता है जो नकली नोट होते हैं, डिटेक्टेड इन द बैंकिंग सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 43 करोड़ इन 2016-17 से लेके 8.26 करोड़ रह गए हैं 2021-22 में। यानी ये कहा जा रहा है जो सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में जो नकली नोट हैं भारत में, पहले 2016-17 में 43.47 करोड़ नोट हुआ करते थे, इतने रुपए के नोट हुआ करते थे, उनकी वैल्यू इतनी हुआ करती थी, अब वो घटकर 8.26 करोड़ रुपये रह गए हैं। द वैल्यू ऑफ द काउंटरफिट करेंसी इन द बैंकिंग सिस्टम रिड्यूस हो गया है 8.26 तक, यानी कि 80% घट गए हैं। द डिसीजन ऑफ डीमोनेटाइजेशन हैड सेवरल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग कर्बिंग ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स। तो ये भी कहना है कि जो डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया था 8 नवंबर 2016 को, वो इसलिए लिया गया था जिससे कि जो सर्कुलेशन में, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो फेक इंडियन करेंसी नोट, जो नकली नोट हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा सके। बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द वैल्यू ऑफ फेक करेंसी सीज्ड बाय वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसीज इन 2017 वाज 28 करोड़। तो फेक करेंसी जो है 2017 में जो इकट्ठी की गई थी ईडी के द्वारा या NCRB के द्वारा, वो 28 करोड़ है, और ये बढ़कर 92 करोड़ हो गई थी 2020 में। टेरर फंडिंग और फेक करेंसी सेल जो है NIA का, टू कंडक्ट अ फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी केसेस। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप द FICN कोऑर्डिनेशन ग्रुप टू शेयर इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन। तो FICN को करने के लिए, यानी कि जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं उनको पता लगाने के लिए, तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बनाया गया है जिससे कि जो इंटेलिजेंस है और इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जा सके। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 9 अगस्त को सिंगापुर में नेशनल डे मनाया जाता है सिंगापुर का हर साल, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं सिंगापुर के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इन विच ईयर एंड फ्रॉम विच एशियन नेशन बाय एक्सपल्शन डिड सिंगापुर गेट इंडिपेंडेंस। तो किस साल में और किस देश के से सिंगापुर को ज़बरदस्ती, अगर हम देखा जाए तो उसको आज़ादी मिली, तो वो मिली मलेशिया से 1965 में। सिंगापुर में 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 3 है, इंग्लिश है, एक मलाय है, एक मैंडरिन है, चौथी कौन सी है? चौथी तमिल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो तमिल लैंग्वेज है वो सिंगापुर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर सिंगापुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट में से कहा जाता है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है चैंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इनका चैंगी नेवल बेस भी है। उसके बाद फिर वहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एलेक फ्रेजर ब्रुनर का, जिन्होंने एक वैन क्लीफ एक्वेरियम बनाया है सिंगापुर में, जो कि कंट्री की आइडेंटिटी है। तो उन्होंने क्या डिज़ाइन किया? उन्होंने एक मर्लियन डिज़ाइन किया। देखिए ये मरमेड है, मरमेड प्लस लायन है ना, तो एक ये सिग्नेचर है, एक सिग्नेचर आइकॉन है सिंगापुर का। जो भी सिंगापुर घूमने जाते हैं इसके आसपास खड़े होकर फ़ोटो जरूर खिंचवाते हैं। आपने भी देखा होगा कि एक शेर सा है और एक शेर के मुंह से पानी गिरता रहता है हमेशा इस तरह से। तो ये जो मरमेड है, यानी कि मरमेड यानी कि जो समुद्र में रहने वाली जल मछली यानी कि नर मछली एक तरह से आप कहें है, और एक लॉयन है, तो उन दोनों को मिला के मर लॉयन बनाया गया है। एक ऑफिशियल मैस्कॉट है सिंगापुर का। फिर आता है नेम द पॉलिटिशियन जिसने पहली प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे सर्व किया सिंगापुर में 1959 से लेकर 1990 के बीच में, एंड मेड इट द वर्ल्ड फेमस सिटी स्टेट दैट इट इज़ टुडे। तो ये ली कुआन यू थे जिन्होंने इसको सर्व किया।
नेम द 2.5 किलोमीटर रोड इन द सेंट्रल एरिया, एक 2.5 किलोमीटर लंबी एक रोड है सेंट्रल एरिया में सिंगापुर के, दैट इज़ अ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर बीइंग एन अपस्केल शॉपिंग एरिया विद न्यूमरस रिनाउंड डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो ऑर्चर्ड रोड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, 2.5 किलोमीटर लंबी रोड है। डिजाइंड बाय पियरे बैलमेन एंड मेड ऑफ ट्रेडिशनली एशियन बटीक, व्हाट हैज़ बिकम सिनोनिमस विद द सिंगापुर गर्ल, सरोंग किबाया। और फिर आता है लास्ट, एक स्विमर पूछ रहे हैं कि एक स्विमर का नाम बताइए जिसने सेंसेशनली अपसेट कर दिया माइकल फिल्प्स को इन द 100 मीटर बटरफ्लाई एट रियो टू बिकम द नेशंस फर्स्ट एवर ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। तो जोसेफ स्कूलिंग थे सिंगापुर के पर्सन जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। तो इसके साथ 23rd के करंट अफेयर्स कवर होते हैं गाइस। मैं आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।